Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about this stepwise instrumental use of vaginal operation. मैंने पहले भी vaginal hysterectomy ट्रॉली प्रिपरेशन पे एक वीडियो बनाया है, लेकिन उसमें कमेंट्स में एक रिक्वेस्ट आई थी कि स्टेप वाइज इंस्ट्रूमेंटल यूज़ किस तरह से किया जाता है ड्यूरिंग vaginal hysterectomy। तो उसके लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है, स्टेप वाइज इंस्ट्रूमेंटल यूज इन vaginal hysterectomy। थैंक यू फॉर द कमेंट एंड रिक्वेस्ट। तो वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी में स्टेप वाइज अगर डिस्कशन किया जाए तो स्क्रबिंग से आता है, यानी बिफोर सर्जरी कुछ प्रिपरेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो आती है दैट इज स्क्रबिंग, ग्लोविंग एंड गाउनिंग। तो बिफोर सर्जरी पेशेंट को सबसे बाद में हम लोग ये स्टराइल टेक्निक से प्रिपेयर करते हैं। उसके पहले जो है स्क्रबिंग, गाउनिंग एंड गाउनिंग में तो सर्जन और नर्सेस को पहले स्क्रब होना पड़ता है बिफोर सर्जरी। तो स्क्रबिंग, ग्लोविंग एंड गाउनिंग दैट इज द स्टराइल टेक्निक टू प्रोसीड द प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप इन द ऑपरेशन। स्क्रबिंग, ग्लोविंग एंड गाउनिंग। तो स्क्रबिंग, ग्लोविंग एंड गाउनिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को थरोली हैंड वॉश करना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्क्रबिंग होना। देन ग्लोव्स वेयर करने पड़ते हैं स्टराइल, एंड उसके बाद में आता है गाउनिंग। गाउन वेयर करना पड़ता है जो पूरा ऑटोक्लेव रहता है, स्टराइल रहता है। तो ऑपरेशन के लिए हम लोग जो वॉश होना बोलते हैं, स्क्रब होना बोलता है, तो इसे बोलते हैं स्क्रबिंग, ग्लोविंग एंड गाउनिंग करने के लिए। तो बिफोर स्क्रबिंग आप लोगों को कुछ प्रिपरेशन होती है, वो भी करनी पड़ती है। यानी अगर आपको असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में कोई अवेलेबल नहीं होता है, आपको अकेले ही पूरा हैंडल करना होता है, तो बिफोर स्क्रबिंग आपको आपके लिए ग्लोव्स, उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगने वाले हैं ट्रॉली प्रिपरेशन के लिए, तो वो ड्रम्स आपको ओपन करने पड़ते हैं, पहले ट्रॉली लेकर रखनी पड़ती है। तो ये सब प्रिपरेशन आपको बिफोर स्क्रबिंग करना पड़ता है। देन आता है ट्रॉली प्रिपरेशन। आपको पूरी तरीके से वॉश होके ही ट्रॉली प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रॉली जो है वो स्टराइल इंस्ट्रूमेंट, स्टराइल रहती है, इसलिए आपको भी पहले स्टराइल होना पड़ता है स्क्रबिंग के थ्रू। तो ट्रॉली प्रिपरेशन में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। तो ट्रॉली प्रिपरेशन पे मेरा वीडियो है, आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ वॉच माय वीडियो। देन आता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में क्या होता है कि एनेस्थेशिया देने के बाद पेशेंट को तुरंत हमको ऑपरेशन के लिए पोजीशन देनी पड़ती है। तो इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन पोजीशन देते हैं। तो ये वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी में कौन सी पोजीशन आएगी, तो दैट इज डॉर्सल लिथोटोमी पोजीशन आएगी, इसे कहते हैं लिथोटोमी। तो लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट के दोनों पैर जो होते हैं वो साइड से स्टैंड पे टाई करते हैं, ताकि जो ऑपरेशनल एरिया है वो प्रॉपरली विजुअलाइज हो सके। तो दैट इज लिथोटोमी पोजीशन। उसके बाद आता है वियर लेगिंग्स। लेगिंग्स वेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट के जो पैर होते हैं वो स्टराइल नहीं होते हैं, क्लीन नहीं होते हैं कभी कभी, तो इसलिए हमको वो पूरा तरीके से कवर करने पड़ते हैं थ्रू लेगिंग्स। तो it is very mandatory to wear the leggings during surgery. After that, painting and draping. Most important step is painting and draping, because this step provide a sterile area for the operation. तो पेंटिंग एंड ड्रेपिंग में क्या करते हैं, पेशेंट को स्क्रबिंग करते हैं बिटाडिन सोल्यूशन से, जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होते हैं उससे। और उसके बाद ड्रेपिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पे लिनन का यूज़ किया जाता है। अलग अलग प्रकार की शीट्स होती है, जैसे होल शीट होती है, टॉवेल होते हैं, ट्रॉली शीट्स होते हैं, तो उससे पेशेंट को आफ्टर पेंटिंग पूरी तरीके से कवर किया जाता है, ताकि पूरा एरिया जो है वो स्टराइल रह सके थ्रू आउट दी ऑपरेशन। तो ड्रेपिंग में क्या क्या चीज़ आएगी, ड्रेपिंग में आता है आपका सबसे पहले एब्डोमेन, और जो पोजीशन देने के बाद नीचे का एरिया रहता है पेशेंट के कमर के नीचे का, वहाँ पे भी टॉवेल डालते हैं, एब्डोमेन पे भी एक टॉवेल डालते हैं। उसके बाद आता है होल शीट, यानी होल इसलिए रहता है कि जो ऑपरेशनल एरिया है वो आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो सके, इसलिए होल शीट डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। देन आपको पैर भी कवर करने पड़ते हैं, तो उस पर ट्रॉली शीट आती है बड़ी वाली, और पूरा ड्रेपिंग करने के बाद जो ट्रॉली शीट रहती है उसको हम लोग टॉवेल क्लिप से दोनों तरफ से अटैच करते हैं, ताकि वो बीच में निकल ना जाए। टू स्टेबिलाइज दी पूरा ड्रेपिंग में टोटल 6 टॉवेल क्लिप लगते हैं, वो आपको मैं बताऊंगी। देन पेंटिंग एंड ड्रेपिंग आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है रेडी कॉटरिंग एंड सक्शन मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में बहुत भागदौड़ होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो ऑपरेशन के लिए जो
क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रिकल जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जो भी जिसमें आपको असिस्टेंट लगता है, यानी जो ओटी टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं वो आपको हेल्प करते हैं फॉर द कॉटरी एंड सक्शन मशीन। तो कॉटरी आपको रेडी करनी पड़ती है एंड सक्शन मशीन भी आपको पहले ही लेके रखनी पड़ती है, क्योंकि कॉटरी मशीन डिपेंड्स अपॉन सर्जन भी रहता है, कोई किसी किसी को कॉटरी और सक्शन नहीं लगता है वजाइनल हिस्टेक्टोमी में, लेकिन आपको ये लेके रखना पड़ता है। तो कॉटरी मशीन में बाइपोलर भी रहती है और मोनोपोलर भी रहती है। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, मोनोपोलर एंड बाइपोलर कॉटरी मशीन, उसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सर्जन या फिर आप सर्जन को पूछ के भी कॉटरी मशीन ले सकते हैं कि उनको पेंसिल कौन सी चाहिए, मोनोपोलर चाहिए या बाइपोलर चाहिए, ताकि कॉटरी मशीन उस तरीके से आप लोग सेट कर सके। उसकी सेटिंग्स रहती है मशीन पे, वो भी मैंने वीडियो में बताया है कि आपको बाइपोलर की सेटिंग करनी है या फिर मोनोपोलर की। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड प्रिपेयर दी कॉटरी मशीन। नेक्स्ट सक्शन मशीन तो आपको वार्ड बॉय या फिर जो भी ओटी अटेंडेंट रहेंगे वो ला के देंगे, लेकिन उसके लिए आपको सक्शन ट्यूब भी रेडी करनी पड़ती है। ट्रॉली पे ऑलरेडी हम लोग सक्शन ट्यूब लेते हैं, तो सक्शन ट्यूब याद से आपको लेना है। देन आता है टॉवेल क्लिप। ये मैंने ड्रेपिंग के वक्त आपको बताया था कि टॉवेल क्लिप आपको ड्रेपिंग अच्छे से सेट रह सके, इधर उधर ना जाए, इसलिए आपको टॉवेल क्लिप लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे सर्जन को डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है ड्यू टू शीट्स। तो टॉवेल क्लिप आपको लेना बहुत जरूरी है, ये देना है आपको ड्यूरिंग ड्रेपिंग टॉवेल क्लिप्स। देन आता है कैथेटराइजेशन एंड ड्रेन यूरिन। तो पेशेंट को जब सब ड्रेपिंग वगैरह होता है, सर्जन बैठते हैं नीचे और उसके पहले वो कैथेटराइजेशन करते हैं, ताकि ब्लैडर को यानी ब्लैडर की पेटेंसी देखने के लिए, यूरिन कलर देखने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी उनको कैथेटराइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। कैथेटराइजेशन अगर नहीं किया है तो कभी कभी यूरिन ड्रेन भी करते हैं, तो इसके लिए हमको मेटल कैथेटर या फिर जो भी अवेलेबल है आपके पास वो आपको रेडी रखना पड़ता है। मेटल कैथेटर, इसको हम लोग रबर का भी कैथेटर लगाते हैं और उससे यूरिन किडनी ट्रे में आपको ड्रेन करनी पड़ती है। देन आता है लेबियल स्टिच। अब ये पूरा प्रिपरेशन हो गया अपना ऑपरेशन के लिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आती है ऑपरेशन की, लेबियल स्टिच। मीन्स जो हमारे लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा रहता है वजाइनल एरिया में, उसको दोनों साइड से विथ ड्रेप स्टिच लेते हैं, ताकि आपको जो ऑपरेशनल एरिया है वो पूरी तरीके से विजुअलाइज हो सके, यानी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं जा सकते, वो एरिया बहुत छोटा होता है, इसलिए पहले ही लेबियल स्टिच लेते हैं ताकि विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सके। तो उसके लिए लेबियल स्टिच लेते हैं, इसमें कटिंग नीडल्स रहते हैं वो यूज करते हैं। कटिंग नीडल्स रहते हैं, यानी नीडल्स कैसे रहते हैं यहाँ पे, वो हाफ सर्कल रहते हैं, कर्व रहते हैं, एंड उनको कटिंग यानी टेपर पॉइंट और कटिंग ऐसे शार्प एजेस रहते हैं, जिसके वजह से इजीली स्टिच ले सकते हैं। और इन नीडल को सुचर्स नहीं रहते हैं। हम लोग अलग से लिनन या फिर फ्री टाई के लिए जो लिनन आते हैं, बंडल आता है, वो ऑटोक्लेव करके यूज करते हैं, तो उन्हें फ्री टाई या फिर लिनन भी बोल सकते हैं, लिनन थ्रेड। तो वो ये नीडल में डाल के आप लोग लेबियल स्टिच ले सकते हैं। इससे आपके जो सुचर्स है, सुचर ऑलरेडी बहुत महंगे आते हैं, तो वो यानी इतने से स्टिच के लिए वो फिर पूरा वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग कटिंग नीडल लेके लिनन का यूज करके लेबियल स्टिच लेते हैं, और बाद में लेबियल स्टिच आफ्टर ऑपरेशन वो कट किया जाता है। आफ्टर लेबियल स्टिच आफ्टर लेबियल स्टिच हम लोगों को हमारी असिस्टेंट का काम ज़्यादा चालू हो जाता है। दैट इज फर्स्ट हमको देना पड़ता है सीम स्पेक्यूलम टू विजुअलाइज द वजाइना। तो हम सीम स्पेक्यूलम से क्या करते हैं, जो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है वो रिट्रैक्ट करते हैं। देन एवीआर और वल्सेलम देना पड़ता है। एवीआर मीन्स व्हाट, एंटीरियो वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। तो इससे क्या करते हैं, स्पेक्यूलम से वजाइनल की पोस्टीरियर लेयर को रिट्रैक्ट करते हैं। देन एवीआर से जो एंटीरियर वजाइनल वॉल रहती है वो रिट्रैक्ट करते हैं, एंड जो यूट्रस रहता है, यूट्रस की जो सर्वाइकल ओपनिंग रहता है या फिर सर्विक्स रहते हैं, उसको वल्सेलम से कैच करते हैं। वल्सेलम को ऐसे टूथ रहते हैं और थोड़ा कर्व रहता है वो, तो उससे कैच करते हैं। वल्सेलम से सर्विक्स या यूट्रस को कैच करते हैं। वल्सेलम का यूज मैंने बताया आपको।
कि उसको सर्विक्स को कैच करके थोड़ा यूट्रस वो बाहर खींचते हैं। ऑलरेडी इस केस में यूट्राइन प्रोलैप्स रहता है या फिर फाइब्रॉइड रहते हैं, कुछ ना कुछ यूट्राइन प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम लोग हिस्टेक्टोमी करते हैं। इस पे भी मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी, वाजाइनल हिस्टेक्टोमी, एब्डोमिनल, LAVH, TLH, बहुत सारे टाइप्स होते हैं हिस्टेक्टोमी के, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे AVR और सिम स्पेकुलम देना है आपको सबसे पहले, देन AVR एंड वर्सेलम देना है। उसके बाद आपको ब्लेड एंड BP हैंडल देना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद जो है जो सर्जन रहते हैं वो क्या करते हैं, इंसिजन लेते हैं यूट्रस पे। देन ब्लेड एंड BP हैंडल आपको प्रिपेयर रखना पड़ता है। उसके पहले कभी कभी सर्जन लोग क्या करते हैं, जरूरी नहीं है हर ऑपरेशन में, लेकिन किसी किसी ऑपरेशन में, मोस्टली 90% ऑपरेशन में एक्वा डिसेक्शन करते हैं। एक्वा डिसेक्शन, एक्वा मीन्स वाटर, यहाँ पे हमको डायरेक्टली वाटर नहीं लेना है, एक्वा मीन्स हमको यहाँ पे नॉर्मल सलाइन लेनी है। तो नॉर्मल सलाइन लेते हैं, इसलिए हम लोग जब भी वजाइनल हिस्टेक्टोमी की ट्रॉली प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे 2 गैलीपॉट जनरली सभी ट्रॉली पे रहते हैं, लेकिन वजाइनल हिस्टेक्टोमी में हम लोग 3 गैलीपॉट लेते हैं, ताकि एक गैलीपॉट पे हमको NS लेना होता है फॉर एक्वा डिसेक्शन। तो एक गैलीपॉट पे हमको क्या करना है, प्लेन NS लेना है। लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू सर्जन ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस अगर उनको लगते हैं पेशेंट में, तो वो लोग कुछ एनेस्थेटिस्ट को पूछ के एड्रेनलिन के ड्रॉप्स लेते हैं। एड्रेनलिन से क्या होता है कि जो एक्वा डिसेक्शन करते हैं उसको ब्लीडिंग कंट्रोल होता है एड्रेनलिन से, तो इसलिए एड्रेनलिन का यूज भी करते हैं। तो कभी कभी प्लेन NS से भी करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, एक्वा डिसेक्शन। एंड इन अनदर लैंग्वेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इनफिल्ट्रेशन, मीन्स उसमें इनफिल्ट्रेट करते हैं NS, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इनफिल्ट्रेशन। तो ये कहाँ पे करते हैं कि जो यूट्रस की एंटीरियर वजाइनल वॉल रहती है पूरी कवर यूट्रस पे, उस पे करते हैं अपर लेयर पे, ताकि ब्लीडिंग कम हो सके बिफोर इंसिजन, दैट इज कॉल्ड एज अ इनफिल्ट्रेशन। देन इनफिल्ट्रेशन के बाद वो वहाँ पे क्या करते हैं, सर्कमफरेंशियल इंसिजन लेते हैं। सर्कमफरेंशियल इंसिजन मीन्स व्हाट, यानी जो एंटीरियर वजाइनल वॉल रहता है और पोस्टीरियर दोनों साइड पे सर्कमफरेंशियल ऐसे इंसिजन लेते हैं ऊपर से, एंड वो वॉल को क्या करते हैं, वहां से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। यानी जो एंटीरियर वजाइनल वॉल एंड पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रहते हैं यूट्रस के दोनों साइड से, तो उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या देना है, वेट गॉज देना है, क्योंकि मॉब जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और उन लोगों को सिर्फ एक ही थंब से उनको पूरा वो रिट्रैक्ट करना पड़ता है, ऐसे ऊपर प्रेशर लगा के ऊपर सेपरेट करना पड़ता है। तो इसलिए हमको सिंगल वेट गॉज वेट करके देना पड़ता है, डीप करके गर्म पानी में, तो दैट इज वेट गॉज। तो आपको तुरंत सर्कमफरेंशियल इंसिजन अगर उन्होंने लिया तो उसके तुरंत बाद आपको वेट गॉज रेडी रखना है और वो देना है। उसके बाद आता है सेपरेट ब्लैडर एंड रेक्टम, मीन्स सर्कमफरेंशियल इंसिजन किस लिए लेते हैं, ताकि यूट्रस के अपर साइड पे क्या रहता है, ब्लैडर रहता है, एंड यूट्रस के बिलो क्या रहता है, रेक्टम रहता है। तो दोनों को आपको सेपरेट करना बहुत जरूरी होता है ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं किया तो आपको पता है वो इंज्योर्ड हो सकते हैं। तो ब्लैडर कब सेपरेट होगा, जब आप एंटीरियर वजाइनल वॉल सेपरेट करेंगे, एंड पोस्टीरियर सेपरेट करने के बाद रेक्टम भी आपका सेपरेट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपकी इंज्योर्ड होने से बच जाती है, इसलिए ये सर्कमफरेंशियल इंसिजन लेते हैं। देन आता है ब्लैडर रिट्रैक्टर। तो जब भी ये सेपरेट करते हैं एंटीरियर वजाइनल वॉल, उसके तुरंत बाद आपको ब्लैडर रिट्रैक्टर देना पड़ता है, उसको राइट एंगल रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। तो अपर साइड में जो ब्लैडर रहता है वो रिट्रैक्ट हो जाता है उससे। देन आता है कॉकर्स क्लैम्प। कॉकर्स क्लैम्प क्या होते हैं कि क्लैम्प क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको सामने एक टूथ होता है, एक साइड से 2 टूथ होते हैं और एक साइड से एक टूथ होता है, और वो एक दूसरे में ऐसे तीनों टूथ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसकी वजह से जहाँ पे भी आपको लगाते हैं वहाँ पे अच्छे से क्लैम्प होता है, यानी कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होता है, और वो इधर उधर वो स्लिप भी नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्लैम्प। और इनका नाम है कॉकर्स क्लैम्प, कॉकर्स शायद साइंटिस्ट का नाम है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉकर्स क्लैम्प। तो कॉकर्स क्लैम्प क्या होते हैं, 2 टाइप्स के रहते हैं, यानी कर्व भी रहते हैं एंड स्ट्रेट भी रहते हैं, एंड उसमें भी और 2 टाइप्स होते हैं कि वो यानी लॉन्ग भी रहते हैं कॉकर्स क्लैम्प लॉन्ग भी रहते हैं एंड छोटे भी रहते हैं, शॉर्ट्स भी रहते हैं। तो 2 टाइप्स के कॉकर्स क्लैम्प रहते हैं, और आपको दोनों टाइप के लेने पड़ते हैं, क्योंकि सर्जन कभी भी आपको स्ट्रेट भी मांग सकते हैं, कर्व भी मांग सकते हैं, लॉन्ग भी मांग सकते हैं, या फिर शॉर्ट्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन साइट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉकर्स क्लैम्प। उसके बाद आपको तुरंत सीजर देना होता है। सीजर आपको फाइन सीजर लगती है फॉर टिश्यू कटिंग, एंड स्टाउट सीजर लगती है आपको फॉर कटिंग दी सूचर्स।
ब्लैडर ब्लैडर रिट्रैक्टर के बाद आता है कॉकर्स क्लैम्प। तो कॉकर्स क्लैम्प क्या होते हैं कि क्लैम्प क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको सामने एक टूथ होता है, एक साइड से दो टूथ होते हैं और एक साइड से एक टूथ होता है, और वो एक दूसरे में ऐसे तीनों टूथ जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। उसकी वजह से जहाँ पे भी आपको लगाते हैं वहाँ पे अच्छे से क्लैम्प होता है, यानी कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होता है और वो इधर उधर वो स्लिप भी नहीं होते। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ क्लैम्प। और इनका नाम है कॉकर्स क्लैम्प। कॉकर्स शायद साइंटिस्ट का नाम है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉकर्स क्लैम्प। तो कॉकर्स क्लैम्प क्या होते हैं, दो टाइप्स के रहते हैं, यानी कर्व भी रहते हैं एंड स्ट्रेट भी रहते हैं। एंड उसमें भी और दो टाइप्स होते हैं कि वो यानी लॉन्ग भी रहते हैं कॉकर्स क्लैम्प लॉन्ग भी रहते हैं एंड छोटे भी रहते हैं, शॉर्ट्स भी रहते हैं। तो दो टाइप्स के कॉकर्स क्लैम्प रहते हैं और आपको दोनों टाइप के लेने पड़ते हैं, क्योंकि सर्जन कभी भी आपको स्ट्रेट भी मांग सकते हैं, कर्व भी मांग सकते हैं, लॉन्ग भी मांग सकते हैं, या फिर शॉर्ट्स भी लग सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशन साइट। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉकर्स क्लैम्प। उसके बाद आपको तुरंत सीजर देना होता है। सीजर आपको फाइन सीजर लगती है फॉर टिश्यू कटिंग एंड स्टाउट सीजर लगती है आपको फॉर कटिंग दी सुचर्स। आफ्टर सीजर वी हैव टू यूज सुचर वाइक्रिल नंबर 1। आपको कॉकर्स क्लैम्प देने के बाद तुरंत सीजर देनी है। सीजर के बाद आता है सुचर मटेरियल, दैट इज वाइक्रिल 1। वाइक्रिल 1 इज 90% केसेस में यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइक्रिल 1 को मेंशन किया है। कैटगट भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली वाइक्रिल 1 का यूज करते हैं, दैट इज सुचर वाइक्रिल नंबर 1। देन आता है रोलर गॉस। थ्रू आउट दी सर्जरी आपको तीन मेनली इंस्ट्रूमेंट का यूज ज्यादा होता है, कॉकर्स क्लैम्प, सीजर एंड सुचर। थ्रू आउट सर्जरी सर्जन लोग क्या करते हैं, क्लैम्पिंग करते हैं, देन कटिंग एंड देन स्टिचिंग। तो ये तीन चीजें आपको थ्रू आउट सर्जरी फॉलो करनी होती है विद सर्जन। इसके बाद यूट्रस जब बायलैटरली लिगामेंट एंड पेल्विक फ्लोर से रिमूव करते हैं, उसके बाद आपको चेक करना पड़ता है हीमोस्टेसिस विद द यूज ऑफ आर्टरीज। तो थ्रू आउट सर्जरी आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपको आर्टरीज, देन एलिस एंड क्लैम्प आपके रेडी रखना पड़ता है। इसके बाद यूट्रस पूरी तरह से स्पेसिमेन आउट हो जाने के बाद सर्जन लोग एक बार हिमोस्टेसिस चेक करते हैं। हिमोस्टेसिस अगर ठीक से आया है तो आपकी सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है। तो इसके बाद लास्ट में रोलर गॉस के हेल्प से पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग के लिए आपको रोलर गॉस ओपन करना पड़ता है, देन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यानी बेटाडीन और सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट रहता है, उसमें डीप करके आपको देना पड़ता है। और वो लोग पूरा रोलर गॉस पैक करते हैं इनटू दी वजाना विद दी हेल्प ऑफ आर्टरी। देन सोफ्रामाइसिन बेटाडीन मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देन वजाइनल पैड का भी यूज करते हैं अगर आपको पैकिंग नहीं करनी है, सर्जन ने नहीं बोला है क्योंकि ब्लीडिंग कंट्रोल्ड है, एवरीथिंग इज ओके, देन नो नीड ऑफ पैकिंग। देन आपको वजाइनल पैड पेशेंट को लगाना पड़ता है क्योंकि कभी कभी ट्रिकलिंग रहता है ब्लीडिंग का, इसलिए। उसके बाद आपको पेशेंट की पूरी ड्रेपिंग जो की होती है विद द हेल्प ऑफ टॉवेल क्लिप, वो आपको रिमूव करनी पड़ती है। और उसके बाद सर्जन पेशेंट की यूरिन चेक करते हैं, ब्लीडिंग चेक करते हैं, पेशेंट को पूरा लैटरल पोजीशन में करने के बाद यानी जो भी पेशेंट के लेग्स होते हैं वो लिथोटॉमी पोजीशन में होते हैं, वो निकालने के बाद पेशेंट को थ्रू आउट चेक करते हैं, वाइटल साइंस वगैरह। और अगर आपको सर्जन ने बोला है कि पेशेंट को अभी आप शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको पेशेंट को रिकवरी में शिफ्ट करना पड़ता है फॉर दी मॉनिटरिंग। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। इस तरह से आपको स्टेप वाइज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है सर्जन को। अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप अकॉर्डिंगली इंस्ट्रूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और सर्जन को इसकी वजह से जो टाइम पीरियड होता है सर्जरी का वो भी सेव हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और भी लगते हैं, जैसे कि ब्लैडर रिट्रैक्टर रहता है, देन यूट्राइन साउंड रहता है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो दैट इज वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी ट्रॉली प्रिपरेशन। तो उसमें मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं। तो उसमें यूट्राइन साउंड आता है, देन ब्लैडर साउंड आता है, उसके हेल्प से यूट्राइन लेंथ वो लोग मेजर करते हैं। अगर वो कंफ्यूज है कुछ फाइब्रॉइड की वजह से, उनको अगर यूट्राइन लेंथ ज़्यादा लग रही है, कुछ डाउट है, तो उसकी वजह से वो लोग यूट्राइन साउंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद में ब्लैडर साउंड का यूज़ करते हैं अगर उनको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है एंटीरियर वजाइनल वॉल और जो ब्लैडर की लेयर रहती है या फिर ब्लैडर की जो वॉल रहती है वो पूरी अटैच रहती है वजाइनल वॉल को। तो अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है तो विद द हेल्प ऑफ ब्लैडर साउंड वो लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको ये भी चीज़ें ट्रॉली पे रखनी है, एडिशनल आर्टरी फोर्सेप, एडिशनल एलिस, एडिशनल कॉकर्स क्लैम्प। अगर हिमोस्टेसिस नहीं आ रहा, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको टाइम पे इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको पहले ही एक ट्रॉली एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है, छोटी ट्रॉली। तो उस पर आप लोग ये सब एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं।
इसके बाद आपको ड्रेसिंग मटेरियल में गॉस पीस का यूज़ भी करते हैं। कभी कभी आपको डॉक्टर स्पंज ऑन मांगते हैं, यानी जो गॉस पीस होता है उसको फोल्ड करके हम लोग जो छोटे छोटे गॉस पीस प्रिपेयर करते हैं, वो भी आपको 5 या 10 ऐसे काउंट में आपको प्रिपेयर करके रखना है और अकॉर्डिंगली आपको सर्जन को देना है वेट करके। कोई भी आप मॉप दे रहे हैं, गॉस दे रहे हैं, तो आपको वो पहले ही गर्म पानी में डिप करके वेट करके ही आपको देना है। तो उसके वजह से जो मेम्ब्रेन वगैरह रहती है वजानल एरिया में, वो यानी और ये नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इंजुरी नहीं होती है, क्योंकि गॉज बहुत ड्राई रहता है एंड वो स्क्रबिंग के जैसे काम करता है। इसलिए आपको ड्राई नहीं देना है, वेट करके ही गॉज पीस देना है। तो इट्स ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट यूज इन दी हिस्टेरेक्टोमी। अगर आपको इस पे कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई स्टेप मिस हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, कि आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और कुछ वीडियो आपको ओटी से रिलेटेड अगर आपकी डिमांड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल को डेली लाइक्स एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।